हाय गाइस, कैसे आप सब। और चलिए देखते हैं डिटेल में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। ठीक है, तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए, फिर आप देखना स्टार्ट करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बता रही है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें वृद्धि हुई है और वो क्रॉस कर गया 7 लाख करोड़ को। 23% बढ़ के हो गया है जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कलेक्शन। ठीक है, अ, वो चीज़ यही बताया गया है कि जो इंडिया का नेट डायरेक्ट कलेक्शन है वो 7 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। और पिछले साल के कंपेयर में 23.33% बढ़ गया। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठते हैं। और जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के इकोनॉमिक सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक हो जाता है ये। और एक बार देख लेते हैं कि ये कॉम्पोजिशन क्या है जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है 2021 और 22 का। तो कॉरपोरेट टैक्स का जो शेयर है बेसिकली वो है 25%। ठीक है, जीएसटी का जो शेयर है वो 29%। ठीक है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेट टैक्स यानी 25% इसका है। कस्टम्स का है 6%। ठीक, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी का जो शेयर है वो है 15%। इसको आपको याद कैसे रखना है कि परसेंटेज वाइज जिसका परसेंटेज ज्यादा है और जिसका कम है, एक सीरियल वाइज में याद रखिएगा। इसको यूपीएससी आराम से पूछ लेती है ऐसे कि किसका परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, हायर टू लोअर में आपको अरेंज करने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए वो देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल फॉर्म ये होता है कि जो कि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट आपकी जेब से ले लेती है, जैसे कि आपने कुछ अर्न किया और वहां से आपको देना ही देना है। बिना किसी सर्विस को अवेल किए या फिर सपोज करिए आप बिना किसी प्रोडक्ट को परचेज किए बिना जो टैक्स दे रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, a direct tax can be defined as a tax that is paid directly by an individual or organization to the imposing entity और जनरली गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें तो इनकम टैक्स हो गया, जैसे आपने इनकम टैक्स पे अर्न किया तो एक परसेंटेज होता है, उस परसेंट को आप गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, दूसरा आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यूपीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं और कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं, तो इन सबको एकदम याद रखिएगा बाय हार्ट। ठीक है, क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, इनको मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विस अवेल करते हैं, ठीक है, यानी कोई सर्विस गवर्नमेंट से लेते हैं, तो इनडायरेक्टली जो आपसे टैक्स लिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे सपोज करिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, तो उस पे जो जीएसटी लगा वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया। ठीक है, वो इनडायरेक्टली लिया जा रहा है। आप जब कुछ बेसिकली ऐसे कहें कि कुछ आप सर्विस अवेल करें, कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं तब लिया जा रहा है, फालतू कैसे नहीं लिया जा रहा। ठीक, अ, जो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया वो जीएसटी है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सारे जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं बट वहां जाके काफी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एरा ऑफ वॉर इज ओवर ऐसे कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई है। ठीक है, समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे तो बेसिकली रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये सारे लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। तो वहाँ पे बहुत सारी बातें चली, जैसे कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं, ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप लिए जाएं। ठीक है, और यहाँ बताया गया कि कुछ एससीओ के 8 मेंबर हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, तो एससीओ के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, बहुत डिटेल में कवरिंग है वहाँ पे। और यहाँ पे यही सारी बात और कुछ खास नहीं बताया गया है इस आर्टिकल में। यहाँ पे इंडिया फिर आगे ये कह रहा है कि हम
एससीओ की अगले साल मीटिंग होने वाली है, उसको चेयर करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। और G20 की समिट होने वाली है, उसको भी हेड करेगा इंडिया, ठीक है। और इंडिया कह रहा है कि सभी मेंबर को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। बेसिकली जो म्यूचुअल टेंशन होते हैं उसको पीछे छोड़ के सारे जो भी कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया, पाकिस्तान है, इन सबको G20 की समिट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, ताकि हम बहुत सारे डील वगैरह साइन कर पाए, ठीक है। यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि क्राइसिस है काउकासस रीजन में। तो काउकासस बेसिकली एक माउंटेनियस रीजन है बोला जाए तो, जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे क्राइसिस बेसिकली वॉर होते हैं कुछ एरिया को लेके, ठीक है। दोनों कंट्रीज जो हैं वो बोलते हैं हमारा एरिया है, अजरबैजान बोलता है हमारा, तो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है इन दोनों में। ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, तो आपको दो नाम याद रखना है, ठीक है। एक बार मैंने जो लगा रखा है पिक्चर, वहां से आप देख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा काउकासस रीजन, ये जो बेसिकली ब्राउन कलर में है, ये एक माउंटेन के पूरे रेंजेस है। ये हायर काउकासस रीजन, ये लोअर काउकासस रीजन, ठीक है। तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया, इसी के बीच में नगोर्नो काराबाख रीजन है, इसी को लेके बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलिए देखें एक बार कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और क्या रीजन वगैरह है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम बाद में डिस्कस करें, पहले ये जान लेते हैं कि आर्मेनिया जो है, ठीक है, वो CSTO का मेंबर है, लाइक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिमिलर है नाटो की तरह। नाटो बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज मेंबर हैं। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंट्रीज के ऊपर कोई दूसरी कंट्री, मेंबर कंट्रीज के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, तो वो सारी कंट्रीज मिलकर उस कंट्री पे अटैक करेंगी, ठीक है। मेंबर कंट्रीज अटैक करेंगी और दूसरे के ऊपर, मीन्स ये होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री मेंबर कंट्री के किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक किया, तो ऐसा माना जाता है कि वो सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। सिमिलर होता है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आर्मेनिया मेंबर है। तो रशिया इसको हेड करता है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं कि डिस्प्यूट पूरा क्या था। तो जो नागर्नो काराबाख रीजन है, इसी को लेकर डिस्प्यूट होता है। ये डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो आर्मेनियन के जो मेजोरिटी पीपल थे वो अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख रीजन में रहते हैं, ठीक है। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और अजरबैजान और आर्मेनिया जब इंडिपेंडेंट होते हैं, तब ये बेसिकली बोले तो जो क्लासेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द आर्मेनियन पीपल है वो नगोर्नो काराबाख रीजन में रहते हैं, ठीक है। और उसको कौन हैंडल करता है, उसको बेसिकली हैंडल कवर कर लिया, या फिर ऐसे बोले कि छीन लिया अजरबैजान ने। तो इस एरिया को आर्मेनिया बार बार कैप्चर करने की कोशिश करता है, और इसी को लेके बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है कि रशिया बेसिकली सोच रहे हैं, या फिर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, कि इनके पास एक इनके जो बॉर्डर है उन पे एक सीज फायर साइन किया जाए, ठीक है, जिससे एक नया वॉर ना हो सके, ठीक है। तो इसी को, नए वॉर को अवॉइड करने के लिए एक सीज फायर साइन करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए न्यूज में था, बेसिकली ये पुराना न्यूज है लेकिन बार बार न्यूज में आ रहा है, तो एक डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है इस आर्टिकल में कि जो जेंडर पे गैप है, ठीक है, वो पहले बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है। तो जेंडर पे गैप क्या होता है, बेसिकली जो मेल और फीमेल है उनका जो पेमेंट है, या फिर जो बात करें सिंपल फॉर्म में, तो जो सैलरी है वो जो गैप है दोनों के बीच में, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। एक यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर देखा जाए तो, बट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कुछ डेटा वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं कि 1993-94 में जो एवरेज गैप था वो 48% था। मतलब जो अर्न करती थी वो 48% लेस अर्न करती थी फीमेल जो थी। वो गैप धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और 28% पे आ जाता है, ठीक है, 2020 2018-19 में, ठीक है। एज द लेबर फोर्स सर्वे डाटा ऑफ NSO, मतलब जो NSO है उसका डाटा है, ये बता रहा है, ठीक है। ये आप मेंस वगैरह में यूज कर सकते हैं, तो आप इस डाटा को नोट डाउन करके रखिएगा कि जो जेंडर पे गैप है वो डिक्लाइन हुआ है 48% से 28% में 1993 से 2018-19 में, ठीक। चलिए आगे
अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं जिससे बताया है कि ये स्कीम के लाने की वजह से जो जेंडर पे गैप है वो रिड्यूस हुआ है, जैसे कि कोड ऑन वेजेस लाया गया, ठीक है। और एमजी नरेगा, ये तो सबसे फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसकी वजह से जो रूरल अर्बन की वीमेन है उनके जो जेंडर पे गैप थे उसमें काफी रिडक्शन आया, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बहुत सारा इकोनॉमिकली हेल्प प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। 2017 में भी गवर्नमेंट ने अमेंड किया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, जिसमें जो मैटरनिटी पे लीव है, ठीक है, याद रखिएगा, जो मैटरनिटी जो लीव वो लेती हैं वो भी पेड है, ठीक है, उसको बढ़ा के 12 वीक से 26 वीक कर दिया गया सभी वीमेन के लिए, ऑल वीमेन, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, ठीक है। तो 2017 में ऐसा किया गया कि जो मैटरनिटी लीव है उसको 12 से 26 वीक बढ़ा के कर दिया गया, और सभी वीमेन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऑल वीमेन के लिए किया गया, और वो पेड होता है, ठीक है। जैसे वो कोई मैटरनिटी लीव लेती हैं तो पहले अनपेड था, उसको वो पेड बनाया गया, ठीक है। यहीं पे यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 8 ये कहता है कि अचीविंग फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल वीमेन एंड वीमेन, ठीक है। आप इसको भी याद रख सकते हैं, आप मेंस में इसको स्टेटमेंट को पूरा यूज कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है वीमेन से रिलेटेड तो, ठीक है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इन सपोर्ट ऑफ दिस गोल इक्वल पे इन इंटरनेशनल कोalition इपिक जो है वो लॉन्च किया गया 2017 में, एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि आईएलओ के द्वारा लीड किया जाता है। ये भी बेसिकली जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके इकोनॉमिक कोऑपरेशन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जो कि जेंडर पे गैप के बारे में था। यहाँ पे एक नहीं, सारा कुछ कवर कर लिया, मुझे लगा कुछ छूट गया है, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं कि इंडिया जो है प्रॉपर बैन कर दिया है जो ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट है, ठीक है, क्यों बैन किया है। बेसिकली ये हुआ है कि आप जानते हैं कि सूखा पड़ गया है जो कि राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है लाइक वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ पे सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इंडिया के पास एक राइस की कमी हो जाएगी अगर कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करता रहे तो। इंडिया बेसिकली 41%, याद रखिएगा, 41% एक्सपोर्ट करता है राइस का, और हाईएस्ट एक्सपोर्ट करता है किसको, चाइना को, ठीक है, चाइना को करता है, और 41% करता है, ठीक। और जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको भी बढ़ा दी गई है अदर जो पैडी एक्सपोर्ट है उनके ऊपर, ठीक। आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि जो ब्रोकन राइस हैं उनको क्यों बैन किया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन इस साल कम हुआ सूखे की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रेनफॉल है वो बहुत इरेगुलर है, और जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बेसिकली मानसून पे बेस्ड है, ठीक। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो राइस है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है, जिसको एक हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारा सनसाइन चाहिए, ये सारा इस बार नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। और जो हमारा एथेनॉल, इंडिया का बेसिकली एक टारगेट है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वो तैयार कर रहे हैं, तो जो राइस हस्क वगैरह हैं इसको भी यूज किया जा सकता है उस पे, क्योंकि सिर्फ जो शुगर से मोलेसेस निकलती हैं, ठीक है, वो काफी नहीं होंगी एथेनॉल ब्लेंडिंग में, ठीक है। यहाँ पे एक ये बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है, याद रखिएगा, वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का, ठीक है, इंडिया में, फॉलोड बाय यूपी, देन पंजाब, ठीक। ये कुछ वहाँ के प्लेसेस है जैसे बुर्दवान, बीरभूम, जहाँ पे रेनफॉल कम हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ राइस का वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उस पे कंसर्न आ जाएगा अगर सारा राइस हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं अभी, एथेनॉल एक एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है। ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मोलेसेस
फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री से जो मोलेसेस होते हैं उससे एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। और राइस वगैरह से भी बनाया जाएगा, तो इसलिए राइस को थोड़ा बचा के रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग में ये हेल्प करे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ ब्रोकन राइस, ठीक है। तो ये यूज होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री, बेसिकली जो अ, ये ऐसा बोलें कि कोक वगैरह की इंडस्ट्री, इस टाइप की जो इंडस्ट्री है वो यूज करती हैं, where it mixed with the barley and the production of arak या any seed। अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में यूज होता है, डिस्टिल करने में यूज होता है, कलरलेस ड्रिंक में यूज होता है, ठीक है। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर राइस फ्लोर, used in baby food, also used in breakfast cereals, also used in rice wine, rice liquor और शेक में यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज फॉर प्री पैकेज्ड एंड कैन्ड फूड्स, ठीक है। ये यूजेस पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं राइस के बारे में। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। बेसिकली खरीफ सीजन में ये ग्रो होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। बट इसको रबी सीजन में भी ग्रो ग्रो किया जाता है, लाइक वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, एंड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इट इज ओनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रबी सीजन, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रबी एंड खरीफ दोनों, सॉरी, इट इज ओनली प्रोड्यूस इन खरीफ सीजन, तो वो स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये खरीफ एज वेल एज रबी दोनों सीजन में ग्रो किया जा रहा है। बट डिफरेंस ये है कि जो रीजन है वो अलग हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा राइस के बारे में जाने, तो फेवरल कंडीशन जो होगा राइस के कल्टीवेशन के लिए हो, वो हॉट एंड ह्यूमिड विथ एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ सनसाइन होना चाहिए, ठीक है। एबुंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए। एवरेज जो टेम्परेचर है वो 21 से 31 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। राइस इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। The crop can grow in a range of ecosystem with different conditions of soil, climate, and hydrology. It can be cultivated on irrigated land, ठीक है। irrigated land पे cultivate किया जा सकता है, rain-fed lowlands, ठीक है, tidal wetlands, upland region में भी इसको cultivate किया जा सकता है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, वेस्ट बंगाल हाईएस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय यूपी एंड देन पंजाब, ठीक। चलिए अगर आगे बढ़े, तो बेसिकली जो क्या प्रोसेस है जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको ऐड ऑन करने का या फिर एक्सक्लूड करने का, तो एक बार देख लेते हैं। इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में, ठीक है। तो आसाम की कुछ ट्राइब्स हैं, वो उन्होंने ये बोला है कि अगर हमको जल्दी से इंक्लूड नहीं किया शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आदिवासी हो गया, चूतिया ट्राइब है, मटक है, मोरान है, ताई अहम हो, ये सारी ट्राइब्स हैं जो कि बोल रही हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हट्टी ट्राइब्स है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो हिमाचल प्रदेश से। आप इसको नोट डाउन करिएगा, मैं तो फॉलोइंग करा सकती है यूपीएससी। हट्टी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बिंजिया कम्युनिटी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। गोंड कम्युनिटी कहाँ से है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से। ये सारे आप नोट डाउन करिएगा, मैच द फॉलोइंग इजिली आ सकता है। हट्टी ट्राइब छत्तीसगढ़, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बिंजिया कम्युनिटी, सॉरी, हट्टी ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश, बिंजिया कम्युनिटी या फिर ट्राइब फ्रॉम द छत्तीसगढ़, गोंड कम्युनिटी फ्रॉम यूपी और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारी ट्राइब्स थी। अब एक बार प्रोसेस देखे क्या होता है लिस्टिंग का। तो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, ठीक है, कि इन ट्राइब को इंक्लूड करना है शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में या शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में। तो फाइनल जो डिसीजन होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है तो वो लिस्ट वेरीफाई हो गई, ठीक है। आर्टिकल 341 342 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये भी स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है। मैच द फॉलोइंग करा सकते हैं। आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट का है और आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। प्लीज आप इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन द शेड्यूल ट्राइब्स और द शेड्यूल कास्ट लिस्ट,
come into effect only after the president assent to a bill that amend the constitutional scheduled caste order 1950 and the constitutional scheduled tribe order 1950। ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि जो लिस्ट होती है प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद ही वेरीफाई हो जाती है कि ये ट्राइब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में ऐड हो गई। ठीक है, अ, यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं इसके बेसिस पे किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर्स देखे जाते हैं, उनके जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखा जाता है और कितने बैकवर्ड हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ये मैंने यहाँ बताया है कि आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए होता है, 342 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है बेसिकली टाइफून आया है जापान में जिसकी वजह से लैंडफॉल हुआ है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉर्म आते हैं, तो इनको मैच द फॉलोइंग यूपीएससी प्री में करा सकती है। ठीक है, और चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि लोकेशन के हिसाब से किस स्टॉर्म को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर देखिए साइक्लोन बोला जाएगा तो बे ऑफ बंगाल यानी इंडिया के आसपास या इंडियन ओशियन में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। मैक्सिमम विंड स्पीड उस समय होती है 408 किलोमीटर पर आवर। किस कंट्रीज अफेक्ट होती हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। अगर इन कंट्रीज के आसपास अगर स्ट्रॉम्स ओरिजिनेट होती हैं जिनका विंड स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर है तो उनको साइक्लोन बोला जाता है। ठीक, अगर साउथ चाइना सी में कोई स्टॉर्म आता है जिसका विंड स्पीड 194 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको टाइफून बोलते हैं। आप एक बार मैप में, वर्ल्ड मैप में देख के इसको समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री इफेक्ट होती हैं, लाइक साउथ पार्ट ऑफ द चाइना, जापान, अभी जापान में आया ना तो इसलिए देखिए टाइफून बोला जा रहा है इसको। ठीक है, चाइना में भी आएगा तो भी टाइफून बोलेंगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में आएगा तो भी, थाईलैंड एंड फिलीपीन में भी आएगा तो भी टाइफून ही बोलेंगे। ठीक है, अगर विंड स्पीड 476 किलोमीटर पर आवर है और फ्लोरिडा लाइक नॉर्थ अमेरिका के जो साउदर्न पार्ट है वहां पे आता है तो इसको टॉर्नेडो बोलते हैं हम। ठीक, लाइक यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा, ये सारी कंट्रीज हैं। अगर इनके आसपास अगर स्टॉर्म आता है, ठीक है, जिसकी स्पीड इतनी है तो इसको टॉर्नेडो हम बोलते हैं। हरिकेन कहाँ बोलते हैं, तो जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है, या फिर अटलांटिक ओशियन है, वहां पे अगर कोई स्टॉर्म आता है जिसकी विंड स्पीड 251 किलोमीटर के आसपास है तो उसको भी हम हरिकेन बोलेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज अफेक्ट करता है, तो वेनेजुला हो गई, कोलंबिया हो गया, पनामा हो गया, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ब्रिटिश क्यूबा, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको एंड यूएसए का कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली क्यूबन, सॉरी, कैरिबियन कंट्रीज हैं। यहाँ पे अगर आता है स्टॉर्म तो उसको हरिकेन बोला जाएगा। ठीक है, ट्विस्टर एक नया है, ये कम न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मिसिसिपी वैली जो है नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली यूएस में, वेस्ट पार्ट ऑफ द अमेरिका का जो है वहां पे अगर आता है, ठीक है, जैसे सपोज करिए ये अमेरिका का है, तो यहाँ पे जब अगर आता है कुछ, ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन के आसपास वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, तो इसको ट्विस्टर बोलते हैं, मिसिसिपी ये रीजन पूरा। ठीक है, यहाँ पे विली विली ये भी एक नया है, तो ये अफेक्ट करता है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशियन में और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में। स्पीड होती है 140 किलोमीटर पर आवर की। और कंट्री कौन कौन सी इफेक्ट होती है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगर कोई स्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आता है जिसका विंड स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है तो उसको विली विली बोलेंगे। ठीक है, ये सारे मैच ऑफ फॉलोइंग हो सकते हैं, आप इनको याद रखिएगा। ट्विस्टर कहाँ है, मिसिसिपी वैली यानी नॉर्थ अमेरिका में, और विली विली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ठीक है, बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला है जिसका नाम पीएम प्रणाम। ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके यूज को कम करना, और दूसरा जो सब्सिडी का बर्डन स्टेट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर होता है उसको कम करना। ठीक, तो चलिए वह देख लेते हैं डिटेल में व्हाट इज फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर कैन बी ऑफ बोथ फॉर्म लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है,
These all are the substances which provide support, or it also gives uh, uh, very strong plant growth. Okay. As per the industry expert, like 16 elements necessary for the plant growth. Okay. 9 elements are required for the large quantities, or they are also called major elements. While the 7 others are needed in a smaller amount, they are also called the minor elements. ठीक है, ये को क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ चुकी है कि मेजर और माइनर एलिमेंट्स कौन कौन से, ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर कॉल्ड प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स. आप इनको पूरा याद रखना है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट है. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ये दोनों नोट डाउन करिएगा और इसको याद रखिएगा. सीधे यूपीएससी दे दी थी ये प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे कर देगी, आप कंफ्यूज. Iron, magnesium, copper, zinc, boron, molybdenum, and chlorine are trace as elements or the micronutrients. These all are the micronutrients. ठीक है, इन दोनों को तो आप पूरा नोट डाउन करके और याद ही कर लीजिएगा. ठीक है. The primary and secondary nutrient elements are also known as the major element. ठीक. अब एक बार देख लेते हैं व्हाट इज पीएम प्रणाम स्कीम. तो ऑब्जेक्टिव देखें तो प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट. ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, योजना. ठीक. ये मैंने बता दिया है कि ऑलरेडी जो सब्सिडी बर्डन है और केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको कम करने के लिए पीएम का नाम लाया गया. इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए रखिएगा आप. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करेगा. बजट इसके लिए अलग से नहीं लाया जाएगा. It will be financed through the savings of the existing fertilizer subsidy under the scheme run by Department of Fertilizer. बेसिकली कोई बजट नहीं लाया जाएगा इसको सपोर्ट करने के लिए. जो भी सब्सिडी से सेविंग होगा उसी को यूज किया जाएगा. ठीक है. About 50% saving on subsidy will be passed on as a grant to the state that saves the money. बेसिकली जो 50% सेविंग है सब्सिडी पे जो होगा उसको स्टेट को पास किया गया जाएगा एज अ ग्रांट. ठीक है. उसकी वजह से स्टेट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, और एज अ विलेज लेवल, जो कि एक अल्टरनेटिव हो जाएगा, और जो कि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. यूरिया जो है हाईएस्ट फर्टिलाइजर है जो कि इंडिया में यूज होता है, फॉलोड बाय द डीएपी. ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट. यूरिया जो है हाईएस्ट यूज फर्टिलाइजर है, फॉलोड बाय डीएपी. ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट. जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है कि कलर रिवॉल्यूशन क्या है. तो बेसिकली जो अभी एससीओ की मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बोला कि जो कंट्री में डिस्रप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, तो आप बेसिकली कलर रिवॉल्यूशन के थ्रू डिस्रप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है. तो आप सपोर्ट करें इसको रोकने में. ठीक है. तो कलर रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ अपराइजिंग है ये. ठीक है, जो फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशंस यानी ईस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000 में. ठीक है. इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं और सेम कलर के क्लोथ्स पहने होते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर अपना प्रोटेस्ट करने के लिए. ठीक है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये तो नहीं है. बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रिवोल्यूशन कहाँ हुआ. क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा. ठीक है. ऑरेंज रिवोल्यूशन जो है वो हुआ है यूक्रेन में. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज नोट डाउन करिएगा. जैस्मीन रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ है? तो तुनिसिया में हुआ है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. ठीक है. ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ है यूक्रेन में, जैस्मीन रिवॉल्यूशन हुआ है तुनिसिया में. ठीक है. एक बार और यहाँ पे बताया गया कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो हुआ है यूक्रेन में हुआ. ठीक है. टुलिप रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ है? तो किर्गिस्तान में. ठीक है. मैच द फॉलोइंग यूपीएससी कराएगी और वहीं पे सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. एक बार और हाईलाइट कर रहा हूँ कि टुलिप रिवॉल्यूशन जो है वो कहाँ हुआ है? तो किर्गिस्तान में. ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है. और लोटस रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है इजिप्ट में. एली करके याद रखिएगा. लोटस रिवॉल्यूशन कहाँ है? तो इजिप्ट में. तो ये रहा आज का पूरा न्यूज़पेपर.
ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों नहीं करते हैं तो प्लीज दोनों करिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।